हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 250 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वैसे तो इसमें 280 क्वेश्चन है क्योंकि इसमें PYQ भी लिया गया है। अकाउंटिंग के आपकी PYQ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 2017 तक के PYQ आप करके गए होंगे तो इसका लाभ आपको 2020-21 वाले में ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होता है। तो अगर आप PYQ पढ़ के जाएंगे तो आपका इससे 40 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपके 200 प्लस प्रश्नों को हमने इसमें लिया हुआ है ताकि आपके लिए बहुत इजी साबित हो। और इसमें बहुत हद तक क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो इसको आप देख लेते हैं तो आप बहुत सारे आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये EPFO 2017 का क्वेश्चन है। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसका PDF ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो सकते हैं, जो पहले से ऐड है उनको मिल जाएगा, जो ऐड नहीं हुए हैं वो ऐड हो सकते हैं। सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? प्रारंभिक खर्च अस्थगित राजस्व व्यय का उदाहरण है, यानी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण। प्रारंभिक खर्च एक अस्थगित राजस्व व्यय होता है। और ये राजस्व व्यय कैसे होता है, ये कब व्यय किया जाता है? जब ये कंपनी के शुरू होने से पहले ही ये व्यय कर दिया जाता है, जिसका लाभ कि आगे के कई सालों तक मिलता है हमें। तो जैसे कि उदाहरण, कंपनी पंजीकरण की फीस। कंपनी पंजीकरण की फीस ये एक अस्थगित राजस्व व्यय है जो कंपनी के शुरू होने से पहले ही व्यय किया जाता है। आंसर होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 2, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? स्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास ये किसका उदाहरण है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का उदाहरण है, क्योंकि स्थायी परिसंपत्तियों को इस्तेमाल करने से उसके मूल्य में जो भी कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये ह्रास हर साल लगाया जाता है। इसी कारण से राजस्व व्यय या फिर राजस्व खर्च इसको कहा जाता है। इसे PL या PL अकाउंट, इसमें क्या करते हैं? PL अकाउंट को डेबिट रिकॉर्ड में दिखाया जाता है। तो ये जो संपत्ति है इसको राजस्व व्यय या फिर खर्च कहते हैं। तो स्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? राजस्व व्यय अथवा खर्च का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है ये भी 2017 का प्रश्न है। लेखांकन के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है? यानी ये IFRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो IFRS का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंशियल, R फॉर रिपोर्टिंग, S फॉर स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आय और व्यय लेखा क्या होता है? आय और व्यय लेखा जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट यानी आय व्यय लेखा। आय और व्यय लेखा एक प्रकार का आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है, जो कि व्यावसायिक संस्थान यानी NPO का लाभ हानि दर्शाता है। NPO का ये नॉमिनल अकाउंट लाभ हानि दर्शाता है। लाभ हानि या और खर्च का प्रदर्शित, लाभ हानि और खर्च को प्रदर्शित करने वाले जो खाते होते हैं वो आय व्यय लेखा यानी नॉमिनल अकाउंट प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है ये। लेगेसीज आर जनरली, जो लेगेसीज आर जनरली यानी वसीयत जो होती है, वसीयत आप समझते हैं एक तरह की हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होता है? ये पूंजीकृत होता है तथा तुलन पत्र में इसको ली जाती है। तुलन पत्र वाले साइड में इसको लिया जाता है। कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। वसीयतें सामान्यतः एक प्रकार की संपत्ति होती है वसीयतें, जिसका पूंजीकृत या कैपिटलाइज्ड किया जाता है और इसको आर्थिकी वाले एरिया में लिया जाता है। आर्थिकी में भी दिखाया जाता है इसको। तो आंसर होगा प्रकृति पूंजीकृत होती है वसीयतें और तुलन पत्र में ली जाती है। नेक्स्ट ये भी 2017 का क्वेश्चन है। द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, यानी परेषण। परेषण मतलब होता है जो माल, जो गुड्स भेजा गया है। तो परेषण, इसको प्रेषण भी कहा जाता है। परेषण पर असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? परेषण में असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? तो ये आप समझ रहे हैं कि परेषण मतलब कंसाइनमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है ये कंसाइनमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट की जाएगी। तो आंसर होगा परेषण लेखा।
असामान्य हानि प्रेषण पर भेजे गए माल की दशा में प्रेषण या परेषण खाता में दिखाया जाता है, क्योंकि प्रेषण पर भेजे गए माल की दशा में लाभ हानि परेषण खाता के द्वारा निकाला जाता है। आगे चलते हैं। जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती है तब राशि किस लेखे में नामे की जाती है? जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती है तब राशि किस लेखे में नामे की जाती है? तब राशि किया जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में नामे। किस में नामे किया जाता है? संयुक्त उद्यम लेखा में। ये बिल्कुल प्रश्न से मिलता जुलता इसका आंसर होता है, इसलिए इसको बहुत आसानी से याद किया जाता है। ये मैं याद करने की कॉन्सेप्ट या ट्रिक बता रही हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट। जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किस नाम में लिखी जाती हैं? तो संयुक्त उद्यम वाले लेखा में। ये इसका क्रेडिट करने का फॉर्मेट होता है। जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो यदि नगद होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसका डेबिट रिकॉर्ड यहाँ पे अमाउंट होगा, फिर कैश अकाउंट में अमाउंट होगा। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश। अब इसको क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये सूचना दी गई है कि सकल लाभ की दर बेची गई वस्तुओं की लागत पर 25% है। सकल लाभ की दर जो है वो बेची गई वस्तुओं की लागत पर 25% है। तो कितना बेचा गया है? आपके बिक्री है और ये सेल किया गया है। सॉरी, दोनों एक ही है, वो इंग्लिश में दिया है, वो हिंदी में दिया है। 20 लाख आपका बिक्री है, तो बिक्री 20 लाख है, तो पूछ रहा है सकल लाभ की राशि कौन सी होगी? 25% में है, फट से इसमें लाभ हानि का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बिक्री 20 लाख दिया हुआ है तो लागत कितना? 25% आपसे कह रहा था, तो बस 25% को निकालेंगे, क्योंकि 25% में वृद्धि करेंगे यानी 125 हो गया। तो 125 अपॉन 100 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1,60,000 होगा। अब आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है कि सकल लाभ इक्वल टू विक्रय माइनस लागत होता है। तो सकल लाभ कितना हुआ? सकल लाभ आपका, चूँकि हमें सकल लाभ निकालनी है तो विक्रय में से हम लागत को माइनस कर देंगे। विक्रय कितना दिया हुआ था? 20 लाख दिया हुआ था। लागत हमने कितना निकाला है? 1,60,000 निकाला है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो आंसर होगा 4 लाख। ठीक है, सकल लाभ की पहले गणना कर लेंगे, उसके बाद उसको सकल लाभ इक्वल टू विक्रय माइनस लागत कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले हम लागत निकालेंगे, उसके बाद सकल लाभ इक्वल टू विक्रय माइनस लागत और आंसर। नेक्स्ट, ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है। ऋणी प्रणाली यानी ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर्स सिस्टम इज क्या पर्सनल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट में होगा? तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा, आय व्यय लेखा में आएगा। ऋण प्रणाली के अंतर्गत कौन सा शाखा लेखा होता है? तो ये आय व्यय लेखा होता है। ये भी आपका EPFO 2017 का प्रश्न रहा है, जो कि आपके APFC और EOU दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है। इसमें शाखा खाते में सभी खर्चे तथा आय को सम्मिलित किया जाता है। तो शाखा वाला लेखा है उसमें खर्चे और आय को सम्मिलित किया जाता है। इस खाते में लाभ हानि भी दिखाया जाता है। लाभ हानि दिखाने के लिए सभी खाते आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है। ठीक है, तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर सिस्टम इज नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉन ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। ये आपका अपॉन्स में है, ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू, यानी कि विद्युत शक्ति की लागत अलग अलग विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित किया जाना चाहिए। ये आपके हॉर्स पावर का यंत्र घंटों से गुणन, यानी हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स। ठीक है, विभागीय खाते को बनाते समय कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि सभी विभागों के लिए एक साथ किया जाता है। ऐसे खर्चों को किसी न किसी आधार पर तो विभाजित किया ही जाता है। तो क्या होता है? विद्युत शक्ति का बंटवारा हॉर्स पावर इनटू घंटों के आधार पर किया जाता है। तो होगा आपका हॉर्स पावर का यंत्र घंटों में गुणन। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 किस अनुसूची के अंतर्गत
वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं? अनुसूची 3 में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं और इसी अनुसूची के अंतर्गत अनुरूप ही वित्तीय विवरण बनाया जाता है। अनुसूची 3 के अनुरूप ही वित्तीय विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट, साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती है। साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों के द्वारा लाभ और हानियां किस में बांटी जाती है? लाभ और हानियां इक्वल बांटी जाती है, यानी इक्वली बराबर भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि साझेदारी संलेख में साझेदारों के लाभ हानि के वितरण के बारे में कुछ नहीं उल्लेखित हो, कुछ नहीं दिया हो उसके वितरण के बारे में, तो उस दशा में क्या करेंगे? लाभ हानि का जो बंटवारा है वो जो पार्टनर, जो साझेदार हैं, उनके बीच में बराबर किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे अब ये जितने भी प्रश्न थे आपके 2017 वाले वो हो चुके हैं और अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसको खुद से करने की कोशिश करेगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। एक कंपनी ने 50,000 समता अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए जाने पर 8 रुपये दत्त है और 50,000 में 8% पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये वाले भी निर्गमित किए गए हैं। तो संभावित लाभ जो है वो आपके 10 लाख रुपए हैं। समता अंशों पर लाभ की सामान्य दर 16% है। करों के लिए प्रावधान 60% और लाभ का 10% संचय करना है। तो समता अंश का मूल्य आपको निकालना है। पहले तो आप समता अंश में जो 10 रुपये वाले हैं वो निकालेंगे, फिर 8 रुपये के प्रदत्त में, फिर 50,000 जो है वो 8% पे निकालेंगे 100 रुपये वाले में, फिर जो संभावित लाभ है उसको आप सॉल्व करेंगे। इसके प्रावधान का 60%, 10% लाभ में निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 रुपये। सॉल्व करिए खुद से, आंसर आएगा। इक्वेशन अगर आपको याद हो तो समीकरण, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि 2020-21 वाले जो परीक्षा हुआ था उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले परीक्षा भी ऐसे ही कराया जाए, तो इसलिए आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। एक व्यवसाय को 1 जनवरी 1997 से क्रय करने हेतु 1 मई 1997 को एक कंपनी का निगमन हुआ। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में जनवरी, मार्च और सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी थी तथा दिसंबर की बिक्री 2 गुनी और फरवरी की बिक्री आधी थी। तो निगमन के पूर्व तथा निगमन के पहले या फिर बाद की अवधि में बिक्री का अनुपात कितना होगा, निकालिए। 1 जनवरी 1997 से क्रय करने के लिए 1 मई 1997 को एक कंपनी का निगमन हुआ। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में जनवरी, मार्च और सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी हो गई। ठीक है, 1.5 गुनी आपकी हो गई। तो दिसंबर की बिक्री, पहले तो 1.5 गुनी का निकालेंगे, फिर दिसंबर की बिक्री 2 गुनी करके उसको फरवरी में जो बिक्री हुआ उसकी आधी कितनी थी, तो उसको सॉल्व करिए और आंसर आपका 4:8 आना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने 20 अंश प्रत्येक 100 रुपये का, जिन पर 6 रुपये प्रति अंश भुगतान हो चुका था, इसको जब्त कर लिया। इनमें से 8 अंश प्रत्येक पर 5.5 में चुकता होने पर पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए। तो पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी? सॉल्व करिए, बहुत आसान है ये। 12 रुपये आना चाहिए आपका। नेक्स्ट, प्रदत्त चालू अनुपात 2.8 है। अम्ल परीक्षण, ये अगर आपको समीकरण याद होगा, इसको देखते आप सॉल्व कर लिए होंगे। अम्ल परीक्षण अनुपात 1.5 है। कार्यशील पूंजी कितना दिया हुआ है? 1.62। तो तरल संपत्ति आपको निकालनी है, बहुत आसान है। पहले आपको प्रदत्त कितना दिया है, पहले तो प्रदत्त का निकालेंगे, परीक्षण अनुपात है इतना दिया है, कार्यशील पूंजी निकालेंगे, तरल संपत्तियों का समीकरण क्या होता है आपको याद होगा। सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 1,35,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट, यदि शुद्ध लाभ 30,000 रुपये है और गैर रोकड़ी व्यय 10,000 रुपये है, तो संचालन फंड क्या होगा? संचालन होने का फंड क्या होगा बताइए। शुद्ध लाभ दिया है, रोकड़ी व्यय दिया है, ठीक है,
अब यहाँ जो है एक्सप्लेनेशन, वैसे तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है तो आप देख लीजिए। संचालन के द्वारा जो कोष है वो 40,000 है। ये भी आपको समीकरण बताई गई है, शुद्ध लाभ प्लस गैर रोकड़ी व्यय होता है। कितना आसान है, बस इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 40,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, बस उसके लिए आपको समीकरण याद होना चाहिए। जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति कौन सी है? जो कि जन उपयोग हर जो संस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित लेखांकन पद्धति कौन सी होती है? डबल, दोहरा खाता पद्धति, ये सबसे प्रचलित है। नेक्स्ट, कथन मूल्य वृद्धि वितरण लाभ हानि खाता बनाने की परंपरागत पद्धति पर सुधार है। मूल्य वृद्धि वितरण लाभ हानि खाता बनाने की परंपरागत पद्धति पर सुधार है। तो इसका तर्क क्या है कि मूल्य वृद्धि विवरण फर्म के द्वारा लाभ वृद्धि तथा व्यवसाय के पर्णधारियों के हिस्से को दर्शाता है। एक तो कह रहा है कि मूल्य वृद्धि वितरण जो है वो लाभ हानि खाता बनाने की परंपरागत पद्धति सुधार है। क्या रीज़न है? तो मूल्य वृद्धि वितरण जो है विवरण, ये फर्म के द्वारा लाभ वृद्धि और व्यवसाय के पर्णधारियों के हिस्से को दर्शाता है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है। क्या करके? जारी किए गए अंशों के मुख्य मूल्य को कम करके। एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है जारी किए गए अंशों के मुख्य मूल्य को कम करके। भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों द्वारा समता पूंजी में नियोजन किया जा सकता है। भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों के द्वारा समता पूंजी में कितना नियोजन होता है? 100% तक नियोजन किया जा सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण कौन सा है? लेखांकन आप जानते हैं कि पूंजी निकालने के लिए होता है, तो पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व होता है। संपत्ति में से जो दायित्व है उसको निकाल देंगे तो पूंजी भी निकल आएगा, पूंजी के बराबर होगा। निम्नलिखित इसलिए बोल रही हूँ, समीकरण वाला 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी समीकरण भी पूछ लेता है। निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है? बकाया मजदूरी, शोधन योग्य अधिमान अंश, शेयर प्रीमियर, मशीनरी पर ह्रास के लिए प्रावधान। तो इसमें से चालू दायित्व है बकाया मजदूरी। निम्नलिखित में से कौन सा मद पूंजी व्यय पूंजी संचय नहीं है? कौन सा मद? शेयरों के निर्गमन पर प्रीमियम, समामेलन से पूर्व का लाभ, लाभांश समतुल्यता संचय, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। इसमें से मद पूंजी संचय नहीं है, लाभांश समतुल्य संचय ये नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट, रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर करने की प्रथा किसका उदाहरण है? रहतिया पर मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो इस पर करने की प्रथा जो है वो रूढ़िवादिता की प्रथा का है। रूढ़िवादिता की प्रथा का ये उदाहरण है। नेक्स्ट, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया किस में दिखाया जाता है? तलपट में दिखाया हुआ जो अंतिम रहतिया है वो केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि रोकड़ प्राप्त हो जाती है। जब रोकड़ प्राप्त हो जाती है तो उसको आय अर्जित मानी जाती है कि आय जो है वो अर्जित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत खाता है? देय विपत्र, पशुधन यानी पर्सनल अकाउंट, उपार्जित किराया। उपार्जित जो किराया है वो तो हमारा व्यक्तिगत खाता हुआ। पशुधन, देय विपत्र ख्याति नहीं है। उपार्जित किराया जो है उसको व्यक्तिगत खाते में मतलब उसको व्यक्तिगत खाते में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। क्या क्रेडिट किया जाएगा? तो रहतिया खाता क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। अगर एक क्वेश्चन आपको याद हो तो प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है, अंतिम रहतिया दिया हुआ है, क्रय दिया हुआ है, सकल लाभ दिया गया है, तो बिक्री की राशि क्या होगी? फॉर्मूला आपको याद होगा। इसको हल करिए और आंसर आपका 80,000 आएगा। कितना आएगा? 80,000 रुपये आएगा।
भारतीय लेखांकन मानक परिषद यानी ASBI के द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक किससे संबंधित है? ASBI के द्वारा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। भारतीय लेखांकन मानक परिषद द्वारा निर्गमित प्रथम लेखा मानक संबंधित है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। नेक्स्ट, विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस सकल लाभ किसके बराबर होता है? तो ये प्रारंभिक रहतिया के बराबर होता है। विक्रय में से अंतिम रहतिया क्रय निकाल देंगे, विक्रय में अंतिम रहतिया जो है उसको आप ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सकल लाभ को, तो प्रारंभिक रहते। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्रारंभिक रहते दिया है, क्रय दिया है, अंतिम रहतिया और सकल लाभ दिया है। तो इसमें अगर आप जो विक्रय इसमें दिया है, विक्रय दिया ही नहीं है, विक्रय की राशि पूछ रहा है, तो विक्रय प्लस अंतिम रहतिया कितना दिया हुआ है? अंतिम रहतिया आपका 28,000 है, और उसके बाद क्या है, माइनस कर देंगे 28,000 में सकल लाभ। सकल लाभ कितना है? तो जो भी है लाभ उसमें से 10% यानी आपके 110 हो जाएगा। तो बस उसको माइनस कर देंगे, तो उधर इक्वल लाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो वो बिक्री की राशि निकल जाएगी 80,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, एक गैर लाभ संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? आय एवं व्यय खेती के क्रेडिट पक्ष में, खाते के, खेती नहीं, एक गैर लाभ संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाएगा आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में। निम्न में से कौन सी मद एक क्लब के चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं की जाती है? कौन सा मद एक क्लब के चिट्ठे में? आगामी वर्ष के प्राप्त चंदे, चालू वर्ष के प्राप्त चंदे, अदत्त वेतन, चालू वर्ष के अप्राप्त। चालू वर्ष के प्राप्त जो चंदे हैं वो एक क्लब के चिट्ठे में आते हैं, मतलब जो चंदा प्राप्त किए जाते हैं उसमें इसको प्रदर्शित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। विनियोग पर ब्याज के 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें 100 रुपये गत ब्याज वर्ष के ब्याज के शामिल हैं। तो आय और व्यय के खाते की राशि का लेखा कितना होगा बताना है आपको। ठीक है, 500 में से आप 400 माइनस कर दीजिए 100, तो 400 आ जाएगा। यानी कि ब्याज में आप जो प्राप्त हुआ है ब्याज, उसमें कितने जो भी प्राप्त हुए हैं यानी प्राप्ति को उसमें ऐड कर देंगे और उसमें शामिल किया हुआ चीज़ें माइनस कर देंगे, तो आपके ब्याज शामिल कितने हुए? तो 400 हुए। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास है, फंड का कोई प्रवाह नहीं होता है। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, फंड का इस पे कोई भी प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए आपका 16,667। अगला भी क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करिए। एक्स, वाई और जेड दिया हुआ इतने इतने के अनुपात में साझेदारी है। यदि एक्स अवकाश, अगर ये जो है वो अवकाश ग्रहण करता है, तो बचे हुए जो ये दोनों हैं इनका अनुपात कितना होगा? बचे हुए दोनों का, बस इसको सॉल्व कर दीजिए अनुपात मिक्सचर से ही निकाल करके। जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है, तो सभी साझेदार उसके लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे ऐसा कोई करार ना हो। भले ही ऐसा कोई करार ना हो, लेकिन सभी साझेदार जो है वो उत्तरदायी माने जाएंगे जब वो एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निम्नलिखित मदों में से किस क्रम में इसको दिखाया जाएगा? कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपको दिखाया जाएगा अंश पूंजी, फिर संचय एवं आधिक्य दिखाया जाएगा, सुरक्षित ऋण और चालू दायित्व तथा प्रावधान दिखाया जाएगा। लेखांकन का वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेखांकन के वसूली का सिद्धांत किस पे लागू नहीं होगा? दीर्घकाल ठेका वाले कार्यों में लेखांकन का वसूली का सिद्धांत नहीं लागू होता है, लेकिन बिजली उत्पादन और वितरण में होगा, जहाजरानी कंपनियों में होगा, रेलवे में होगा, लेकिन दीर्घकाल का जो ठेका का काम है उस पर
नहीं होगा, जो लंबे समय से चल। अब यहाँ ये प्रश्न आप देखिए कि एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 महीने पूर्व मुफ्त में दिखाया गया है उस समय। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, देख लिया होगा आप सभी ने। अब ये सॉल्यूशन देख लीजिए। भूमि के टुकड़े को 12 लाख की लागत पर दिखाया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसायिक की वस्तु स्थिति दिखाएगी। 14 लाख पर संपत्ति को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बाजार मूल्य के उच्चावचन से संपत्ति लागत अप्रभावित रहती है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 महीने पहले ही मुफ्त में दिखाया गया है। 6 महीने पहले मुफ्त में दिखाया गया था। उस समय उसका जो मूल्य था, उचित मूल्य 12 लाख रुपए था, जबकि आज का जो मूल्य है वो 14 लाख रुपए हो गया है, यानी कि 2 लाख रुपए बढ़ गया है पहले से अब में। तो परंपरागत लेखा पद्धति के अनुसार आज से उसे आर्थिक चिट्ठे की रिपोर्ट में दिया गया निम्न मूल्य पर जो पद्धति अपनाया जाएगा वो किसके अनुसार, आज से उसे आर्थिक चिट्ठे में रिपोर्ट में किसके अनुसार दिखाया जाएगा, तो वो 12 लाख के अनुसार ही दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि भूमि के टुकड़े को 12 लाख की लागत पर दिखाया जाएगा। ऐसा करने से ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसायिक की वस्तु स्थिति पर होगा। 14 लाख पर संपत्ति को नहीं दिखाया जाए क्योंकि बाजार मूल्य के उच्चावचन से संपत्ति का लागत प्रभावित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने बेचा था तो वो तो मतलब लिया था उस टाइम तो वो 12 लाख था, लेकिन अब वो बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की वजह से वो प्रभावित हुआ है, इसीलिए वो 14 लाख में दिखा रहा है, लेकिन आपको 12 लाख के अनुसार उसमें दिखाया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर आपका आएगा 0.5:1। नेक्स्ट, एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको शुद्ध मूल्य कहते हैं। अगला, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन होता है किसके द्वारा? भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। एक नई मशीन पर स्थापन व्यय को डेबिट किया जाएगा, किसमें? मशीनरी खाते में डेबिट किया जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए, यदि प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये है, क्रय 30,000 रुपये है, प्रत्यक्ष व्यय किया गया है 4,000 रुपये और अंतिम रहतिया 5,000 रुपये है, तो बिके माल की लागत कितनी होगी? बिके माल की लागत बराबर क्या होता है? प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष आय माइनस रहतिया, यानी बिके माल की लागत जो है वो प्रारंभिक रहतिया में जोड़ देंगे क्रय को, यानी 10,000 में हम 30,000 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 40,000, और फिर जो डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट किया गया है वो क्या है? वो 4,000 है, तो ये आपका 40,000 और फिर 4,000 कर दिया गया, यानी कि आपका 40 पहले से ही था। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है 10,000 ही नहीं, हाँ यहाँ पे एरर है, 1 0 यहाँ और होगा क्योंकि ये 10,000 है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। तो ये 40 में ये वाला जो डायरेक्ट इन्वेस्ट किया गया है वो 44,000 हो जाएगा। अब 44 में से अंतिम रहतिया को यानी 5,000 को निकाल दिया जाएगा तो ये 39,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39,000। इसको देखिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए। खरीदा गया यानी इसको लिया गया है 20,000 में और उसका जो रियल मूल्य था वो 12,000 रुपये था और 25,000 रुपये में उसको बेचा गया है। तो बताइए कितना लाभ हुआ उसको। लाभ हानि का फॉर्मूला यूज़ करिए, इसको सॉल्व करिए। गार्नर बनाम मरे निर्णयानुसार किसी दिवालिये साझेदार की पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है। किस अनुपात में? पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। किसमें क्रेडिट किया जाएगा? सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। समामेलन के पहले के लाभ का उपयोग किया जा सकता है। समामेलन से पूर्व के लाभ को किसमें किया जाएगा? ख्याति को अपलिखित करने में, पूंजीगत हानियों को पूरा करने में, दोनों में उपयोग किया जा सकता है। मुद्रास्फीति की दशा में रहतिया का मूल्य आर्थिक निर्दिष्ट किया जाता है। किसमें? फीफो पद्धति में। चिट्ठे के अंशों के निर्गमन पर ब्याज की राशि को दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? एक दायित्व के रूप में। निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभ बकाया रह सकता है?
संचयी पूर्वाधिकार अंशों का लाभ जो है लाभांश ये बकाया रह सकता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी उन वर्षों हेतु जिन वर्ष पर्याप्त लाभ नहीं हुआ था उसका लाभांश उन वर्षों में वसूलने के अधिकार रखते हैं जिस वर्ष वो पर्याप्त लाभ हो उसमें। एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है किसमें? उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम तक। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 अंशों जो कि पूर्णतः याचित थे उसका अपहरण कर लिया गया था जिन पर कि 4 रुपये प्रति अंश दत्त है। इनमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति की दर से पुनर्निर्गमित किए गए तो पूंजी के संचय में हस्तांतरित कितना होगा? 100 रुपये होगा। कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव से है? धारा 209 के। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है? ये वस्तुगत खाता होता है। प्राप्ति और भुगतान खाता वस्तुगत खाता होता है। कुल संपत्ति आवर्त दिया है 4, शुद्ध लाभ दिया है 10%। शुद्ध लाभ कितना होगा? 50,000 रुपये। और शुद्ध लाभ क्या होगा? इसको सॉल्व कर सकते हैं। संपत्ति आवर्त 4 है, शुद्ध लाभ 10% है। 50,000 में निकालेंगे 10% का और 4 में, तो 4 का हो जाएगा 20,000। 20,000 आपका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या का विषय क्या है? विषय है स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। बोनस अंशों से आशय उन अंशों से है जो कि निर्गमित किए जाते हैं। वर्तमान समता अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार या मूल्य अधिक हो तब मूल्य आय अनुपात अधिक होगा। निम्न में से किस मद की एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में प्रविष्टि नहीं करना चाहिए? तो प्रयोग की गई संपत्ति के विषय से हानि में। क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ आधार पर होता है तो रोकड़ी व्यवहार यानी कि संपत्ति विक्रय पर हानि इसमें नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है? रहतिया, फुटक, फुटकर औजार, ख्याति, प्लांट का भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। बाकी रहतिया का तो होगा, औजार होगा, ख्याति होगा। आंतरिक रोकथाम किसका अंश है? आंतरिक नियंत्रण का। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास होता है किसका? कोष का एक स्रोत है, कोष का एक प्रयोग है। तो ना तो कोष का स्रोत है और ना ही स्रोत का प्रयोग है, तो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास ये दोनों नहीं है। समीकरण पूछा जाता है, संचालन से रोकड़ बराबर है। कौन से समीकरण का प्रयोग करेंगे? संचालन से रोकड़ बराबर है, तो संचालन से कोष में चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में हुई वृद्धि और कमी का समायोजन कर देंगे, तो डी। एक कंपनी अपने हरण किए अंशों पर पुनर्निर्गमन कर सकती है। प्रीमियम पर कर सकती है, अंकित मूल्य पर भी कर सकती है, छूट पर भी कर सकती है। एक फर्म का औसत लाभ है 9,000 रुपये, उसकी फर्म पे पूंजी 60,000 और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है। तो पंजीकरण पद्धति द्वारा ख्याति क्या होगी? सॉल्व करिए इसको, ये भी सॉल्व करिए पॉज करके। अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, बस मैं कह रही हूँ समीकरण आप पढ़ लीजिए। निम्न में से चालू दायित्व इसमें से कौन सा नहीं है? बैंक अधिविकर्ष चालू दायित्व है। भुगतान योग्य खाते भी चालू दायित्व में आते हैं। डूबत ऋणों हेतु प्रावधान जो खुद है, डूबत ऋणों के लिए जो भी प्रावधान है वो भी आपके चालू दायित्व में आते हैं, लेकिन शोधनीय ऋण पत्र चालू दायित्व में नहीं आता है। साझेदारी संलेख जिसको इंग्लिश में पार्टनरशिप डिड कहते हैं, पार्टनरशिप डिड के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति होगी। किस पर होगी? 6% पे होती है हमेशा। साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति 6% की होती है। अब एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय में से अंतिम रहतिया निकाल देंगे तो क्या आएगा? विक्रय किए गए माल की लागत निकल आएगी।
अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों यानी फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि ये चिट्ठा होता है, लाभ हानि खाता होता है, व्यापार खाता होता है। अभी रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं आप इसको पॉज करके। निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है? सोर्स ऑफ फंड्स कौन है? सोर्स ऑफ फंड्स है नए अंशों का निर्गमन। नए अंशों का जब निर्गमन होता है तो उससे काफ़ी सारे मतलब उसका स्रोत सही है। दीर्घकालीन विनियोग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विक्रय सूचक कौन सा है? दीर्घकालीन विनियोग का, कोषों के स्रोत का। शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल मतलब चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य। शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य होता है चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य। केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते किसमें दिखाए जाते हैं? तलपट में दिखाए जाते हैं। ह्रास क्या होता है? ह्रास एक कोष का स्रोत और कोषों का उपयोग होता है। सॉरी दोनों ही नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही, ना तो कोष का स्रोत होता है ह्रास, ना ही कोष का उपयोग होता है इसमें। यदि एक्स कंपनी की प्रति अंश पर आय 15 रुपये हो और समान कंपनियों का कीमत आय अनुपात 10 रुपये हो तो एक्स कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य क्या होगा? तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि कीमत आय अनुपात बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य होता है और उसमें क्या प्रति निकालेंगे? प्रति अंश आय निकालेंगे। तो कीमत आय अनुपात कितना दिया है? 10 रुपये है। प्रति अंश बाजार मूल्य कितने पे है? 15 पे है। और प्रति अंश बाजार मूल्य यानी आपका कितना निकल आएगा? तो बस इसको सॉल्व करिए। 10 इक्वल टू x/15 करके, तो प्रति अंश बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपये आएगा। एक ऋण पत्र धारक को, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? निश्चित दर से ब्याज मिलता है डिबेंचर होल्डर को। आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ये एक अवास्तविक खाता होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक अवास्तविक खाता हो। जब्त अंशों के पुनर्गमन पर लाभ को किस पे हस्तांतरित किया जाता है? लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय क्या है? अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है ऋण पूंजी से। कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है किसमें? धारा 211 में, 211 में, धारा 211 में कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप है। एक फर्म की तरलता को निम्नलिखित अनुपातों की सहायता से मापा जा सकता है। फर्म की तरलता को किसके अनुपातों की सहायता से मापा जा सकता है? चालू अनुपात से भी मापा जा सकता है, अम्ल परीक्षण या त्वरित अनुपात से नापा जा सकता है, रोकड़ चालू संपत्ति से भी नापा जा सकता है। कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाता है किस पे? उसके लागत पर। साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के बाद इसका भुगतान आवश्यक होता है कितने दिनों के अंदर? 42 दिनों के अंदर ज़रूरी होता है। लाभ अथवा हानि के सही निर्धारण में सहायक लेखांकन अवधारणाएं क्या होती है? वसूली तथा मिलान में सहायक होती है। निर्माणी उपक्रम में रहतिया सम्मिलित होता है किसमें? कच्चा माल, प्रगति पर कार्य, निर्गमित रहतिया, सभी शामिल होते हैं इसमें। निम्नलिखित लेन देन में कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? इसमें ट्रक का खरीदा जाना ये पूंजीगत प्रकृति का है, बाकी नहीं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5 वर्ष के जीवन वाली मशीन की लागत जिसका मतलब 5 साल उसका लाइफ टाइम है कि वो उतने टाइम तक काम करेगा, उसकी लागत 10 रुपये है। तो अब इसका अवशेष मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये है। तो वर्ष के अंक में जोड़ विधि के अंतर्गत पहले वाले ह्रास की राशि कितनी होगी?
सॉल्व करिए इसको। और ह्रास गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? तो वार्षिक विधि से इसको। अगला ये प्रश्न न्यूमेरिकल देखिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर करिए। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति सर्वोत्तम ढंग से प्रतिबंधित होती है किसमें? त्वरित अनुपात और संपत्ति आवर्त अनुपात से एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति सर्वोत्तम ढंग से प्रतिबंधित होती है। इसको देखिए, एक क्वेश्चन याद करिए और इसको सॉल्व करिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रथम लेखांकन मानक AS1 यानी फर्स्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड, ये क्या है? ये आपका लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा जारी किया गया ये AS1 मानक है जो कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। अंशों को प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी की राशि का उपयोग किया जा सकता है किसमें? बोनस अंशों के निर्गमन से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को किस पे क्रेडिट किया जाएगा? उसका मतलब अगर वो छुट्टी पे है तो जो ख्याति का रकम है वो किसको क्रेडिट करते हैं? वो भले ही ड्यूटी में नहीं होगा, अवकाश में होगा, लेकिन वो सभी साझेदारों के खातों में क्रेडिट को किया जाएगा। ख्याति का जो क्रेडिट किया जाएगा किसमें? सभी साझेदारों के खाते में। अभी देखिए, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगला भी प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। रहतिया का मूल्य निकालिए। रहतिया आवर्त, जिसको इंग्लिश में स्टॉक टर्नओवर कहते हैं, ये क्या है? रहतिया आवर्त क्रिया अनुपात होता है। समीकरण पूछा जा रहा है, कुल प्रयुक्त पूंजी किसके बराबर होती है? स्थायी संपत्ति और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि सकल लाभ की बिक्री दी हुई है 25% हो रही है, तो बिक्री माल की लागत इसमें 1 लाख था, तो सकल लाभ की रकम आपको निकालनी है। सकल लाभ की रकम कितना बराबर होता है किसके? बिक्री माल की लागत में। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सकल लाभ की दर, तो बिक्री लागत कितना है? 1 लाख है। 1 लाख में सकल लाभ की दर कितनी दी हुई है? सकल लाभ की बिक्री दर 25% दी है, यानी कि 25/100। और इसमें से इसको और क्या होता है फॉर्मूला? अपॉन 100 माइनस सकल लाभ की दर। अब इसी में सकल लाभ की दर को माइनस भी कर देंगे, यानी -25 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसको हल करिए। आदत मजदूरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस किस रूप में वर्गीकृत की जाएगी? आयगत व्यय में।